अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह आज इल्म मिरास की 21वीं क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 21 है। हदीस पाक में है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने दो हदीसें सीखी जिनसे अपने आप को नफा पहुंचाए और फिर दूसरे को वो हदीसें पढ़ा दे, फकत इतना ही काम कि दो हदीसें खुद सीख ले, जिस पर खुद भी अमल करे और आगे दूसरों को बता दे, तो फरमाया ये अमल इसके लिए 60 साला इबादत से अफजल है। अल्लाह अकबर हो कबीरा। आप अंदाजा कीजिए, ये है इल्म दीन की बरकत। फकत काम कितना है? सिर्फ दो अहादीस, और बाज अहादीस तो एक एक जुमले की होती, मुख्तसर से। कोई सी भी दो अहादीस मुबारका आप उनको अगर याद कर लेते हैं, जिनसे खुद को भी आप फायदा पहुंचाएं, यानी उन पर अमल करें और आगे किसी मुसलमान भाई को पहुंचा दें, अपने घर वालों को बता दें, औलाद वाले हैं तो अपने बच्चों को बता दें, माँ बाप को बता दें, भाई बहन को बता दें, दोस्त अहबाब को बता दें। सिर्फ दो अहादीस अगर आप पहुंचाते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से ये इतना बड़ा आपने काम किया है। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ऐसा है 60 साला 60 ईयर्स की इबादत से बेहतर अफजल। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए और इस वजीफे को हम सबको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, बहुत बड़ा वजीफा है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग दूसरे वजीफों की तरफ भागते हैं ना। इल्म दीन बहुत बड़ा वजीफा है, खुदारा इसकी अहमियत को समझें। ये बहुत बड़ा वजीफा है। इससे रिस्क के मसाइल हल होते हैं, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, परेशानियां दूर होती हैं, अल्लाह रिस्क आसान फरमा देता है, टेंशनें अल्लाह ताला दूर कर देता है। क्योंकि आप जब अल्लाह के दीन की तरफ लग जाते हैं तो अल्लाह आपकी परेशानियों के लिए काफ़ी हो जाता है। तो खुदारा इसकी अहमियत को समझें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी अहमियत को समझने, अपनी नस्लों को इस नूर से आगाह करने, रोशन जो है करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का हमारा बयान जो है वो तखारुज है। तखारुज, जैसा कि अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स मुकम्मल सीरीज के साथ सुन रखे हैं तो आपको याद होगा कि शुरू में मैंने आपसे अर्ज किया था कि मीरास जो है, विरासत जो है, ये जबरी मामला है। यानी आप चाहें या ना चाहें, शरीयत मुतहरा आपको, मुझे, जो भी वारिस बन रहा हो उसको लाजमी तौर पर वारिस बनाती है। यहां तक कि मैंने अर्ज किया था कि अगर कोई वारिस ये कह देता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैंने मुआफ किया, ये मुआफ नहीं होता। कह देने से भी मुआफ नहीं होता, लिख देने से भी मुआफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जबरी हक है। शरीयत लाजमी तौर पर आपको इसका वारिस बनाती है। यहां तक तो बात क्लियर थी। अच्छा, ये शरीयत मुताहरा ने एक इसमें हमें ये रास्ता बताया है, जिसको आज हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं, तखारुज। वो ये है कि शरीयत ने हमसे ये फरमाया कि आप यूं कर सकते हैं कि जो वारिस बन रहे हैं उनमें से कोई एक वारिस ये कह दे कि भाई आप मुझे फलां चीज दे दें और बाकी विरासत में मुझे कुछ नहीं चाहिए। या वो यूं कह दे कि भाई देखें, मरने वाले का मुझ पर कर्ज था, चूंकि मैंने अब इसको कर्ज वापस करना है, वो फौत हो गया, अभी उसका तरका बनेगा ना, तो अब जो उसका कर्ज मुझ पर था, मैंने उसको देना था, तो अब वो आप मुझे कर्ज मुआफ कर दें, मैं बाकी विरासत में से अपना हिस्सा नहीं पाता, मैं अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाता हूं, मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूं। तो कोई चीज लेकर के या कर्ज मुआफ करवा करके अपना हिस्सा छोड़ देना, जबकि दूसरे सब वरसा इस पर राजी हो जाएं, तो ये बाहमी मुशावरत से, रजामंदी से अगर ये मामला तय पा जाता है, इसको सुलह करना कहते हैं, इसको तखारुज कहते हैं। इन शॉर्ट, जिसका खुलासा ये है कि अपना हिस्सा छोड़ देना, यानी कोई भी वारिस दूसरे वारिसों की रजामंदी से
अपना हिस्सा छोड़ दे, किसके सबब, किसके बदले में, कोई एक आध चीज ले ले, या कोई जिस पर कर्ज था मरने वाले का वो कर्ज माफ कर दे, यानी कि उस कर्ज के बदले में अब आप अपने आप को छुड़वा ले कि भाई वो आप कर्ज मुझसे ना लें, मैंने वो अपना हिस्सा छोड़ दिया। तो बाहमी रजामंदी से अगर ये मामला तय पा जाता है तो इसको तखारुज कहते हैं, ये तखारुज है। अब इसमें ये मसला भी याद रखें कि जिस चीज को वो बेस बना के अपना हिस्सा छोड़ रहा है वो कम कीमत का है या ज्यादा कीमत का है, इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर इसकी विरासत में हिस्सा बन रहा था 6 लाख रुपया। अब इस पर कर्ज था मरने वाले का 1 लाख रुपया। इसने कहा कि भाई देखो, मैंने 1 लाख तो उसका देना ही है मरने वाले का, और उसकी विरासत में से मुझे हिस्सा भी मिल रहा है, तो आप ऐसा करो वो कर्ज मुझे मुआफ कर दो, मैं अपने हिस्सा छोड़ देता हूं। अगर बाहमी रजामंदी से ये मामला तय हो जाता है तो ये सुलह है, ये बिल्कुल जायज है, ये हो जाएगा। अब इसको कर्ज नहीं देना पड़ेगा और अपना हिस्सा जो है उससे दस्तबरदार हो जाएगा, इसको तखारुज कहते हैं। इसकी एक दो मैं मिसालें आपको दे दूं। इसका जो है बाकायदा तरीका है, फिर इसका हिसाब किस तरह किया जाएगा, प्रॉपर्टी कैसे तय की जाएगी, वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको बता रहा हूँ। कि मिसाल के तौर पर शौहर और बीवी हैं, बीवी फौत हो जाती है, शौहर ने अभी बीवी का महर अदा नहीं किया था। मिसाल के तौर पर उसने हक महर लिखवा रखा था, 1 लाख 2 लाख जितना भी लिखवा रखा था। अब शौहर चूंकि हम जानते हैं कि वारिस बनता है, और ये उन 6 वारिसों में से है जो कभी महरूम भी नहीं होती, यानी इसको तो हिस्सा मिलेगा मिलेगा, ये वारिस बनेगा। अच्छा, अब शौहर ने ये कहा दूसरे वारिसों से कि भाई देखो, मैंने अपनी बीवी का भी हक महर अदा नहीं किया, वो मेरे जिम्मे बाकी है। जाहिर है कि अब हक महर इसको देना पड़ेगा, वो उसका तरका बनेगा ना, मरने वाली का, इसकी बीवी का वो तरका है। अब इसने कहा दूसरे वारिसों से कि भाई देखो, मुझे आप हक महर मुआफ कर दें, मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूं। अगर दूसरे वारिस वरसा राजी हो जाते हैं तो ठीक है, ये सुलह सफाई होगी, इसको सुलह करना कहते हैं, सुलह हो जाएगी। अब शोहर हक महर नहीं देगा मजीद जो उसने देना था, और हिस्सा जो है ये नहीं पाएगा। तो ये है तखारुज। इसी तरह बाप बेटा है, बेटे ने अपने वालिद साहब से कर्ज ले रखा था, यहां तक कि वालिद साहब फौत हो गए। अब जाहिर है कि बेटा हिस्सेदार बनता है, वारिस बनता है। अब बेटे ने दूसरे वारिसों से कह दिया कि देखो भाई, वालिद साहब का मुझ पर कर्ज है, मैंने उनका कर्ज देना है, तो अब आप मुझसे वो कर्ज ना लें, मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूं। अगर दूसरे वारसा राजी हो जाते हैं, ये ठीक है, जायज है। इसी तरह एक ये भी मिसाल इसको समझ लें कि वालिद साहब फौत हुए, 4 बेटे थे, और वालिद साहब के मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी भी। बेटे ने कहा कि आप ऐसा करें, एक बेटे ने उनमें से कहा कि आप ऐसा करें, मुझे गाड़ी दे दें, बाकी सारी प्रॉपर्टी आप खुद तकसीम कर लें, तरका मुझे और कुछ नहीं चाहिए, या मुझे फलां दुकान दे दें, या फलां घर मुझे दे दें, बाकी आप जाने, सारा तरका आप ले लें, मैं अपना हिस्सा तरके में से नहीं लेता, मुझे बस फलां घर दे दें। अगर ये बाहमी रजामंदी से मामला तय हो जाता है तो ये बिल्कुल जायज़ है, ये सूरत जो है तखारुज की कहलाती। अब करना क्या है, इसको किस तरह फाइनलाइज किया जाएगा, जैसे एक मिसाल के जरिए हम इसको देखते हैं कि अगर सुलह करते हैं वारिस वारसा आपस में, यानी तखारुज की सूरत बनती है, तो जिसका जो अपना हिस्सा छोड़ रहा है, जब हम हिस्सा बनाएंगे तो उसको बीच में शामिल करके हिस्से निकालेंगे, बाद में उसका हिस्सा जो है उसमें से निकाल देंगे। कैसे, वो एक मिसाल से अब देखें। जैसे मिसाल के तौर पर एक औरत फौत हुई, उसका शौहर है, मरने वाली की माँ है, और मरने वाली का चचा है। फकत ये 3 वारसा मौजूद हैं, मरने वाली की माँ, मरने वाली का चचा, और मरने वाले का शौहर। अब शोहर का ये कहना है कि भाई अभी तक मैंने हक महर नहीं दिया था, तो आप ऐसा करें, इन 2 वारिसों से कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि मुझे आप हक महर छोड़ दें, मेरे से हक महर ना लें, चूंकि वो बीवी का तरका है, वो भी इसमें शामिल होगा ना। उसने कहा भाई आप हक महर मुझे छोड़ दें, तो मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ, आप मुझे हिस्से में से, तरके में से कुछ ना दें, हक महर मुझे माफ कर दें। अब ये दोनों वारिस माँ और चचा राजी हो जाते कि चलो ठीक है, हम तुमसे हक महर नहीं लेते, तो अब तुम्हें जो है हिस्सा भी नहीं मिलेगा, ठीक हो गया, फाइनलाइज हो गई, ये बात जायज हो गई। लेकिन अब होगा क्या कि सबसे पहले जब हम हिस्से निकालेंगे तो शोहर को बीच में शामिल करेंगे, लिहाजा सबसे पहले हम इसके जो है वो हिस्से निकालेंगे। शोहर की यहाँ हालत क्या बन रही है, औलाद कोई नहीं, 1/2।
माँ ना औलाद है, ना दो या दो से जायद भाई बहन, तो माँ 1/3 लेगी। चचा असबा होता है, ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, 2 3 जार 6। शोहर को कितना मिलेगा, 2 3 जार 6। माँ को 3 2 जार 6, 3 और 2 5, 5 हिस्से बतौर फर्ज चला गया हिस्सा, और एक रह गया, वो जो बचा वो असबा ले जाएगा, एक चचा को मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब शोहर ने जो है वो कहा कि भाई आप मुझे छोड़ दें, हक महर मेरे से ना लें, मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ। शोहर ने जो है यहाँ से कहा कि मुझे आप हिस्सा ना दें, हमने शोहर को जो है फारिग किया। शोहर का कितना हिस्सा है यहाँ से, 3। हम करेंगे 6 - 3, शोहर का हिस्सा निकाल दिया, बाकी कितने बचे, 3। अब हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, जिनमें से 2 माँ को मिलेंगे और 1 चचा को मिल जाएगा। ठीक है, ये है तखारुज, कि जिसने अपना हिस्सा छोड़ा है उसका हिस्सा बनाएंगे पहले, ये लाजमी है, उसको हिस्सेदार मान करके हिस्सा बनाएंगे, मुकम्मल हिस्सा निकालेंगे, विरासत का पूरा जो है प्रोसीजर करेंगे। फिर बाद में जो उसका हिस्सा होगा उसको कुल हिस्सों में से यानी असले मसला में से माइनस करके जो बचेगा वो बाकी उनमें आपस में तकसीम हो जाएगा। ये है तरीकेकार तखारुज का। अगर हम ऐसा करें, अब इसको देखें, अगर हम ऐसा करें कि शोहर ने कहा मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे हक मार माफ कर दें, उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो हम कहेंगे चलो जी माँ और चचा ही रह गए ना, शोहर तो फारिग हो गया, माँ है और चचा। हम डायरेक्ट इन्हीं को दे देते हैं। अब देखना फर्क क्या पड़ता है, माँ औलाद कोई नहीं, भाई बहन 2 या 2 से ज्यादा कोई नहीं, 1/3, चचा असबा होता है। कुल प्रॉपर्टी के चूंकि एक ही आ गया, इसी को असल मसला बना लेंगे, कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से, 3 1 जार 3, माँ को मिला 1 और बकिया बचे 3 में से 1 गया 2, 2 बतौर असबा चचा को मिल जाएंगे। अब देखें कि अगर हम डायरेक्ट इस प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं तो चचा यहां डबल ले गए और मां यहां सिंगल लेके जा रही है, जबकि इस मौका पर चचा सिंगल है, मां डबल है। लिहाजा अगर हम इस वारिस को दरमियान में से स्किप कर देंगे और डायरेक्ट इनके हिस्से निकालने की कोशिश करेंगे तो इनमें से किसी वारिस के साथ ज्यादती हो जाएगी। जैसे यहां मां के साथ ज्यादती हो रही है, यहां एक हिस्सा इसको मिल रहा है, जबकि यहां अगर असल मसला निकालते यानी पूरा मसला बनाते तो फिर मां को डबल मिल रहा है यहां पे। तो इसलिए अगर कोई वारिस बीच में से कोई चीज लेकर के या अपना कर्ज मुआफ करवा करके वो स्किप होना चाहता है तो स्किप हो सकता है, ठीक है, शरीयत जायज रखती है। लेकिन जब हम हिस्से बनाएंगे तो उसको बीच में पहले शामिल करेंगे, जितने उसके हिस्से बनेंगे असले मसला में से उसको माइनस करेंगे और फिर जो है हम इसको फाइनल करेंगे मसले को। उसको डायरेक्ट स्किप नहीं आप कर सकते, वगरना किसी एक वारिस के साथ ज्यादती हो जाएगी। एक और मिसाल देख लेते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कि एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है और उसके 4 बेटे हैं, बेटा 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 बेटा, 4 बेटे। इनमें से एक बेटा ये कहता है कि भाई आप ऐसा करें, मुझे फलां चीज वालिद साहब की दे दें और मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूं। इन 4 बेटों में से एक बेटा ये कह रहा है कि मुझे फलां चीज दे दें, तरके में से मैं ऐसा नहीं लेता, मुझे फकत उतना ही दे दें, वो कम है ज्यादा है, अगर बाकी भरोसा राजी हो जाते हैं तो ठीक है। जैसे वो एक बेटा कह रहा है भाई वालिद साहब की गाड़ी या मुझे दे दें, बाकी सब आप ले लें, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले बेटे को शामिल करेंगे, तो हिस्सा बनाएंगे हम इनके, बीवी औलाद मौजूद 1/8, बेटे असबा होते हैं। कुल प्रॉपर्टी के क्योंकि एक ही आ गया, इसी को असली मसला बना लेंगे, कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से, बीवी को 8 1 जार 8, बाकी कितने बचे 7। अब 7 हिस्से जो हैं वो आप ये समझ लें इन 4 बेटों में तकसीम होंगे। यहाँ चूंकि वो इशारे में जवाब आ रहा है, कसर वाक़या हो रही है, यहाँ बेटे कितने हैं 4, तो यहाँ समझ लें 4 हिस्से यहाँ मौजूद हैं, और आपने इन 4 को ये 7 हिस्से देने हैं।
तो अब हमने इन दोनों में आपस में निस्बत देखी, निस्बत तबायुन की है, इस 4 को ही ऊपर ले जाएंगे। 8 4 आर 32। लें जी, अब हमारे पास ये इसी मदरूब से 4 1 जार 4 और 4 7 जार 28। अब 4 बेटे हैं, 28 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपके पास जवाब आ गया 7। यानी हर बेटे को 7 7 हिस्से मिलेंगे। कुल प्रॉपर्टी के 32 हिस्से होंगे। बीवी को 4, बीवी को 4 और 4 बेटों को 28 हिस्से, जिनमें से हर बेटे को 7 7 हिस्से मिलेंगे। अब एक बेटा बेटा जो है वो दरमियान में से स्किप करना चाहता है, वो कहता है भाई मुझे फलां चीज बस दे दें, या मुझे कर्ज मुआफ कर दे वालिद साहब का, या जो भी वालिद साहब का कर्ज मुआफ कर दें, तो मैं बहरहाल अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ। इनमें से एक बेटा जो है वो स्किप करना चाहता है। इसका हिस्सा कितना है? 7। हर बेटे का 7 हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, हमने मसला बना लिया। अब असली मसला, जो कुल असली मसला हमारे पास आया हुआ है, यानी कि तस्हीह करने के बाद 32 है, 32 में से उस बेटे का हिस्सा निकाल दें। 32 माइनस 7, आपके पास जवाब आ गया 25। लें जी, अब हम ये कहेंगे कि कुल प्रॉपर्टी के 25 हिस्से होंगे, जिनमें से बीवी को 4 हिस्से मिलेंगे और 3 बेटों को 7 7 7 हिस्से मिलेंगे। यानी टोटल अब 21 हिस्से हो गए ना। हर बेटे को 7 7 हिस्से मिलेंगे। ये बेटा फारिग हो गया। तो ये है तखारुज, इस तरह जो है वो हिस्से निकाले जाएंगे। एक और मिसाल हम देखते हैं। एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, बाप है, माँ है, बेटी है। बाप ये कह रहा था कि भाई आप ऐसा करें कि मुझे फलां चीज दे दें, या मेरा बेटा फौत हुआ है तो चूंकि उसका मैंने कुछ पैसे अमाउंट उसको देनी थी, कर्ज है मुझ पर, अब मुझे वो कर्ज माफ कर दें। कुछ भी करके तुम्हारा बाप स्किप होना चाहता है, निकलना चाहता है, सुलह करना चाहता है। बाकी वो रसा राजी हो जाते हैं कि चलो ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मसला बनाएंगे। बीवी औलाद मौजूद 1/8, बाप मुन्नस औलाद मौजूद 1/6 भी लेगा जमा असबाबी, माँ औलाद मौजूद 1/6, बेटी एक अकेली है तो 1/2। अब ऊपर वाला 8 नीचे वालों के साथ आ चुका है। कुल प्रॉपर्टी के 8 3 जार 24। बीवी को मिलेगा 8 3 जार 24। बाप को बतौर फर्ज मिलेगा 6 4 जार 24। माँ को भी 6 4 जार 24। बीवी बेटी को 2 12 जार 24। 12 4 16 4 20 और 3 23, एक बच गया, बतौर असबाब बाप वो ले जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि बाप के यहाँ हिस्से 5 हैं। ठीक है ना, 4 और 1 5। अब बाप स्किप करना चाहता है। हम बाप के कुल हिस्से इसमें से निकाल देंगे। 24 माइनस 5, आपके पास जवाब आ गया 19। ले जी, अब हम ये कहेंगे कि कुल प्रॉपर्टी के 19 हिस्से होंगे, जिनमें से बीवी को 3, माँ को 4 और बेटी को 12। 12 4 16, 16 3 19। तो इस तरह जो है ये मसला हल हो जाएगा। एक और हम मिसाल देख लेते हैं। मिसालें जितनी ज्यादा हो जाएं उतनी ही प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस जितनी हो उतने बेहतर होते हैं। एक शख्स फौत हुआ, उसकी बेटी है, 2 बेटियां हैं। एक बेटी स्किप करना चाहती है, बयान में से निकलना चाहती है, अपना हिस्सा छोड़ना चाहती है कोई चीजें लेकर, या कर्ज वगैरह छुड़वा के, मुआफ करवा के। माँ है और भाई है। ले जी, एक बेटी जो है इनमें से वो सुलह करना चाहती है। हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन बहरहाल हिस्सा दोनों को जमा करके बनेगा। 2 बेटियां हैं, 2 या 2 से जायद हो, 2/3। माँ औलाद मौजूद 1/6। भाई असबा होता है, ये सगा भाई है, या लिख ही दें, ये सगा भाई है। ठीक हो गया। अब दोनों नीचे वाले ग्रुप के आगे बड़े डिजिट को ले लेंगे। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, बेटियों को मिलेंगे 4, क्योंकि 6 का 2/3 होता है 4।
यहाँ करके देख ले, मैं बारहा कर चुका, लेकिन चले कोई नया होता है तो उसको समझ आ जाए। 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, तो 6 का 2/3 क्या होता है, 4। अच्छा, माँ को मिलेंगे 6 1 जार 6, 4 और 1 5, एक बच गया, वो बतौर असबा भाई ले जाएगा। ठीक हो गया। अब दो बेटियां हैं, उनको 4 हिस्से, यानी हर बेटी के 2 2 हिस्से। ठीक हो गया। अब एक बेटी जो है इनमें से स्किप करना चाहती, निकलना चाहती, हम क्या करेंगे, अब उसके हिस्सा कितना है, 2। 6 - 2 = 4। ले जी, 4 कुल प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे 4, जिनमें से बेटी को मिलेगा 2, एक बेटी जो रह गई है, माँ को मिलेगा 1 और भाई को मिलेगा 1। अच्छा, इसी मसले को अगर हम दूसरी तरह करते देखते कि जो बेटी स्किप होना चाहती है, दरम्यान में से नहीं निकलना चाहती है, हम पहले उसको निकाल दें, कि भाई इसको निकाल दें, जिस तरह मैं पहले समझा रहा हूँ आपको, उसको निकाल ही दे। हाँ, डायरेक्ट किस तरह बनाए, डायरेक्ट ही बना लें भाई, तो देखते क्या फर्क पड़ता है। बेटी 1 हो तो 1/2, माँ औलाद मौजूद 1/6, भाई असबा, ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 6 1 जार 6, और 3 और 1 4, बकिया 2 बच गए, वो बतौर असबा भाई ले गया। अब यहां देखें, भाई में गैप फर्क आ गए, इस बेटी में भी और इसमें भी, इन केसों में फर्क आ गए। तो इस वजह से आप यू समझ लें, यहां बेटी को मिल रहा है 2, यहां उसका हिस्सा हो गया ज्यादा, या भाई को मिल रहा है 2, यहां उसका हिस्सा है 1। तो हिस्सों में यूं फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना, अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे कि जो भाई निकल चुका है उसको निकाल ही दें, डायरेक्ट हम इसे बना लेते हैं, ऐसे नहीं इसे बनेंगे, किसी ना किसी वारिस के साथ ज्यादती आप कर जाएंगे, कमी बेशी हो जाएगी। इसलिए इस तरीके को आपने अपनाना है, उसको पहले दरमियान में शामिल करना है, हिस्सा मुकम्मल बनाना है, फिर उसका जो हिस्सा आएगा उसको असले मसला में से माइनस करके जो बचे वो अब असली मसला है, और उतने हिस्से होंगे और बाकी वारिसों को उतने हिस्से मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है तखारुज का बयान है, तखारुज का। अगर एक और मिसाल आप चाहते हैं तो एक और हम देख लेते हैं, ताकि चलो इस हवाले से, एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, उसकी माँ है, बेटी है और भाई है। ये पहले जैसे तो नहीं है, नहीं, वहां 2 बेटियां थी। अच्छा जी, औलाद है 1/8, माँ औलाद है 1/6, बेटी अकेली है 1/2, भाई असबा। बेटी ये चाह रही थी कि भाई आप मुझे छोड़ दें, मुझे फलां चीज बस दे दें, मैं तरका नहीं पाती, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, या कर्ज है मुझ पर मरने वाले का, वो आप मुझे छोड़ दें और तरका मुझे कुछ ना दें। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन बेटी को हमने बहरहाल दरमियान में शामिल किया है, ताकि हम पहले हिस्से प्रॉपर बनाएंगे। ऊपर वाला 8 नीचे वाले के साथ आ गया, 24 हिस्से, 8 3 जार 24, बीवी को मिलेंगे 8 3 जार 24, माँ को मिलेंगे 6 4 जार 24, बेटी को मिलेंगे 2 12 जार 24, 12 4 16, 3 19, 5 बच गए, वो बतौर असबा भाई ले गए। अब बेटी चाह रही कि मैं स्किप होना, हम इसको बीच में से निकाल देते हैं। बेटी के हिस्से हैं 12, तो 24 - 12, बेटी के हिस्से निकाल दिए, बकिया बचे 12। ले ली, अब हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, जिनमें से 3 मिलेंगे बीवी को, 4 मिलेंगे माँ को, 5 मिलेंगे भाई को। और अगर आप बेटी को यहाँ स्किप करके डायरेक्ट निकाल के करें, तो आप देख लें कि कितना गैप आ जाता है, कितना फर्क आ जाता है। मसला जो है वो हो सकता है बिगड़ जाए, हो सकता है बिगड़ जाए। तो बहरहाल ये आज का हमारा लेसन था तखारुज के हवाले से, जिसमें आपने ये सीखा अल्लाह के फजल करम से कि ये तो बात डन है कि शरीयत मुतहरा मुकम्मल तौर पर, अगर कोई बंदा कहे जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब मुआफ किया, तो शरीयत इसको तो नहीं मानती। हाँ, आप पहले अपना हिस्सा ले लें, लेने के बाद अब आप जिसको मर्जी देते रहें, वो अब आपकी तरफ से गिफ्ट होगा, लेकिन विरासत तो बहरहाल अपने मकाम तक पहुंच गई। लिए बगैर आप कहीं कह दें मैंने नहीं लेना, मैंने माफ किया, ये माफ नहीं होगा। ये तो बात डन है।
दूसरी बात ये जो शरीयत ने हमें फिर रास्ता ये दिखाया है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक चीज पर, अगर चाहे वो कम कीमत है ज्यादा कीमत है, कोई मसला नहीं, कोई वारिस अगर हिस्सा नहीं लेना चाहता तो किसी एक चीज पर ये हो सकता है कि किसी एक चीज पर वो यूं सुलह कर लें आपस में कि भैया फलां चीज मुझे दे दें, या मेरे ऊपर मरने वाले का कर्ज है वो कर्ज आप मुझे माफ कर दें, तो मैं अपना ऐसा छोड़ देता हूं। तो इसको शरीयत ने माना है, इसकी शरीयत ने तालीम दी है, ये हो सकता है, ये जायज है, इसको तखारुज कहते हैं। और उसका बाकायदा तरीका हमने देख लिया कि जिसने दरमियान में से निकलना है, जो हिस्सा नहीं लेना चाहता किसी चीज के बदले में या कर्ज मुआफ करवाना चाहता है उसके बदले में, तो उसको पहले दरमियान में रखकर हिस्सा पूरा बनाएंगे। फिर जब हिस्से मुकम्मल बन गए, उसके बाद जितना उसका हिस्सा है उसको असले मसला में से माइनस कर देंगे, और जो बचेगा हम वो कहेंगे भाई कुल प्रॉपर्टी के इतने हिस्से होंगे, और बचे हुए जो है वो उनको वारिसों के इतने इतने मिल जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने, समझने, इस पर अमल करके इखलास के साथ ये सारे मामले करते करते इसको आगे सिखाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।